भावी बच्चों के भविष्य को सार्थक, सकारात्मक तथा कलात्मक रुचि जागृत करने के लिए चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी द्वारा थिएटर एक्सपर्ट के सहयोग से रंगमंच कला का शिक्षा में एक सफल प्रयोग किया गया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी पिछले 44 वर्षों से चंडीगढ़ शहर में आर्ट और कल्चर के लिए काम कर रही है। इस बार सुदेश शर्मा जी की अगुवाई में जो टीम बनी, उसने भी इसी क्षेत्र में बहुत से काम किए, बड़े इनिशिएटिव लिए। उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव था वो ये रहा कि थिएटर इन एजुकेशन, जो कि भारत सरकार की NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हिस्सा है, उसे इंप्लीमेंट करवाने का जो बीड़ा उठाया वो गजब की बात थी। इसमें चंडीगढ़ ट्राई सिटी के 22 थिएटर एक्सपर्ट्स को चुना गया, जिन्होंने चंडीगढ़ शहर के 22 सरकारी स्कूलों में उन बच्चों के करिकुलम में से नाटक तैयार करवाए। मैं हिंदी लिटरेचर चूज किया। मेरी लिमिटेशन ये सी कि जो ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਸਰਟਨ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਸੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਲਈ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰਿਸਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਥਰੂ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ, ਸ਼ਬਦ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋਈ ਐਂਡ ਈਵਨ ਮਤਲਬ ਨੋਬਲ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬੈਟਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਟੀਚਰ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਆਰ ਦੇ ਸੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਏਟਰ ਐਕਸਪਰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਇਨਪੁਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕ ਤੱਤ ਹੈ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੂਲ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਔਰ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਗੀ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਇਸ वर्कशॉप के दौरान कि इन्हां दा सिलेबस जिहड़ा वो इंसर्ट किया। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैं यहाँ पर बच्चों को हिंदी का सब्जेक्ट भी टीच करती हूँ और जो लेसन इन्होंने नाटक में करवाया, नाटक के माध्यम से प्ले करवाया बच्चों को, कुछ कॉन्सेप्ट उसमें ऐसे होते हैं कि बच्चे समझ नहीं सकते, तो कुछ बच्चे ऐसे थे प्ले में जिन्होंने उसको अपने पार्ट को बखूबी निभाया और वो उस लेसन में जो भी उनको दिक्कत आ रही थी उन्होंने उसको वो बड़े अच्छे से प्ले के माध्यम से समझ लिया। एक्सपीरियंस जो है वो नाटक के माध्यम से जो बच्चों को 2 बैलों की कथा का नाटक करवाया गया बहुत अच्छा रहा। बच्चों ने इसके कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझा। 8th और 9th क्लास के इसमें बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया और बड़ी खुशी खुशी उन्होंने अपने प्ले को निभाया। पर्सनैलिटी में उनमें ये चेंज आया, एक तो वो खुल के अपनी बात कहने लगे, दूसरे उनके अंदर जो डर था वो थोड़ा दूर हुआ। उनके अंदर ये बदलाव आया कि उन्होंने अपने एक तो सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना शुरू किया, जो उनकी हेजिटेशन थी वो दूर हो गई और वे खुलकर क्लास में अपनी बात बोलने लगे। और
जो सब्जेक्ट का कंसेप्ट था उसमें वो इंटरेस्ट लेना उन्होंने शुरू कर दिया। तो उनके उसमें इम्प्रूवमेंट आई। हिंदी में उनका तो और इंटरेस्ट जो है वो बढ़ गया और बच्चों की जो अटेंडेंस थी वो भी बढ़ गई। बच्चों ने इस लेसन को बड़े इंटरेस्ट से पढ़ना शुरू किया। जो टेस्ट हुए उसमें उन्होंने अपने हिसाब से अपने प्रश्नों को लिखा और एक रटी रटाई सामग्री उन्होंने इसमें प्रयोग नहीं की। अपने विचारों को उन्होंने अपने माध्यम से व्यक्त किया। मुझे उनका परफॉर्मेंस देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे बच्चे इतना बढ़िया परफॉर्म भी कर सकते हैं। पर लेकिन जब हमने वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस देखी, उनका जो पार्टिसिपेशन देखा हर एक बच्चे का, वो हमें वहाँ अलग ही अंदाज में नज़र आए। एक तो इससे जो है क्लास टीचर और बच्चों का स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि हमारे बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम खेल के माध्यम से, स्टेज के माध्यम से बड़े अच्छे से परफॉर्म करवा सकते हैं और बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीखते हैं। और जब वो खेल के माध्यम से सीखते हैं तो उनके ऊपर सब्जेक्ट या कंसेप्ट को क्लियर करना इतना मुश्किल नहीं होता। I am Sushma Rani, Vice Headmistress of Government Model High School 41A। थिएटर एक बच्चों को प्ले वे से जोड़ता है और उनकी जो स्किल है उसको आगे लेके आता है। कई बार हम लोग बच्चों को कहते हैं कि बच्चे कुछ इसमें पार्टिसिपेट करना है, नहीं करना, लेकिन जब स्कूल का टीचर ना हो के कोई बाहर से आके उनको करवाते हैं तो उसके लिए वो फ्रेंडली हो जाते हैं और अपनी प्रतिभा को आगे लेके आते हैं। थिएटर इन एजुकेशन के द्वारा जब बच्चों को दो बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद की कहानी को प्ले के द्वारा बच्चों को सिखाया गया तो बच्चों ने इसको बड़ा एंजॉय किया और बहुत अच्छे से उसको सीखा। थिएटर एक्सपर्ट्स जो हमारे स्कूल में बच्चों को प्ले सिखाने के लिए आते थे वो बहुत ही कोऑपरेटिव थे और बच्चों के लेवल पे जाके उन्होंने उसको समझाया और बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। और ये जो चैप्टर था वो सिलेबस का ही था और बाहर से कुछ नहीं लिया गया था। और ये जो स्टोरी को प्ले के दौरान बच्चों ने बड़े बड़े डायलॉग बोले, जबकि वो क्वेश्चन उससे उनका क्वेश्चन भी क्लियर हो गया और चैप्टर भी क्लियर हो। थिएटर इन एजुकेशन मेरे विचार से तो ये कंपलसरी होना चाहिए और हर बच्चे को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और इससे बच्चों का स्ट्रेस लेवल कम ही होगा और बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि जो प्ले किया जाएगा वो उनके सिलेबस से ही होगा और इससे टीचर को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर हम इसका एक टाइम टेबल में उसको ऐड करते हैं। मैं CSNA और UT एजुकेशन डिपार्टमेंट की आभारी हूँ कि इसके लिए हमारा स्कूल सिलेक्ट हुआ और हमारे स्कूल के बच्चों ने इसे बहुत एंजॉय किया और मैं चाहूँगी कि ये आगे भी कंटिन्यू रहे। आज से पहले ऐसी कोई वर्कशॉप ना ही हमारे स्कूल में और ना ही मैंने अटेंड करी है और मैंने भी नहीं की है अटेंड। सर, इससे हमारी वॉइस चेंज हुई है, जैसे ऊंची हुई है और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है और इससे हमारी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव हुई है, कॉन्फिडेंस आया है और हमें पहले हम मतलब बहुत धीरे धीरे बोलते थे, अब बहुत तेज़ बोलते हैं और अच्छे से साफ क्लियर बोलते हैं, मतलब सामने वाले को समझ आ जाए ऐसा बोल। सर, हमारा कंसंट्रेशन, अटेंशन, मतलब अगर हमें मतलब टीचर पढ़ा रही है तो वहाँ पर कंसंट्रेशन लगता है, नहीं तो जब हमें टीचर पढ़ा रही होती है तो 2 मिनट ही लगता है कंसंट्रेशन, उसके बाद चला जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, जैसे मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी और थिएटर क्लास से कॉन्फिडेंस बढ़ा है मेरा। सर, थिएटर वॉइस हमें बहुत अच्छी लग रही है। सर, मेरा एक्सपीरियंस सर मतलब ठीक ही ठीक था सर। थोड़ी पहले घबराहट सी हुई और 2-3 दिन किया तो बहुत अच्छा लगा। सर, जैसे कि हमारे रीडिंग में इम्प्रूव आ रही है और जैसे पहले तो हम गेम में थोड़े स्लो थे, तब हमारे गेम में भी जैसे भाग दौड़ में ज़्यादा थोड़ा इम्प्रूव आ रहा है। और सर जैसे कि अब कोई चैप्टर पढ़ाते हैं मैम, तो मैं ना उनमें एक्टर को देखता हूँ तब मेरे को समझ आता है। हिंदी का जैसे कोई दूध वाला है तो उसमें शाहरुख खान को देखता हूँ मैं, तो मेरे को मतलब ऐसे जल्दी समझ आता है। सर, जैसे कि पहले हमारी जैसे साइंस और SST हमारी बहुत ज़्यादा वीक थी, तो जैसे कि हमारे साइंस से पहले कभी 5 नंबर आ जाते थे, कभी 10 नंबर आ जाते थे, बाई चांस ही कभी 10 से हमारे ऊपर नंबर बढ़ते थे। जैसे हमारी साइंस पहले SST में तो बहुत सारे में वीक था, तो अब थोड़ी SST में थोड़ा मेरे को इम्प्रूव हुआ है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे मित्रों।
आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी दो बैलों की कथा। एक झूरी कांची नाम का किसान था जिसके पास दो बैल थे, हीरा मोती। दोनों बैलों का नाम था हीरा और मोती। दोनों ही पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपने मन का प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दो मित्रों में घनिष्ठता होती है, दौल धप्पा होने लगा। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी और हल्की सी ही रह जाती है, जिस पर ज्यादा विश्वास भी नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, दोनों के मन में यही चेष्टा रहती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन के बाद दोपहर या सांझ में जब दोनों बैलों को खोल दिया जाता तो दोनों बैल एक दूसरे को चाट चूट कर अपने मन की थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। एक बार झूरी के साले गया को दोनों बैलों की जरूरत थी। राम राम भाई साहब। राम राम। मेरे को आपके बैल चाहिए। हाँ जरूर, ले जाओ, मैं इनके पगे लेके आता हूँ। रामू, पगे लेके आ। लेके आया मालिक। लो मालिक, मेरे बैलों का ध्यान रखना। ठीक है भाई साहब। गया तो दोनों बैलों को लेकर चला गया, परंतु दोनों बैल अब भी यही सोच रहे थे कि झूरी ने उन्हें बेच दिया। अपना ये बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, परंतु गया को दोनों बैलों को घर ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहियां पकड़कर पीछे की ओर खींचता तो दोनों आगे को जोर लगाते, मारता तो सिर नीचे करके हुकारते। अरे हम गरीबों को झूरी ने इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? हमने तो इसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर इतने से काम ना ही चल रहा था तो और काम ले लेते। हमें तो इसकी चाकरी में मर जाना भी कबूल है। हमने तो कभी चारे दाने की शिकायत भी ना की, फिर इसने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लग रहे थे। दोनों मित्रों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनक्कियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो तोड़ डाले पगा। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इस समय दोनों में दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। अरे मेरी बैल कहाँ चली गई? अब मैं झूरी को क्या जवाब दूंगा? मैं ऐसा करता हूँ, अपनी बैलों को ढूंढने जाता हूँ। झूरी प्रातः काल सोकर उठा। अरे हीरा, मोती, तुम दोनों आ गए? अरे दादा, हीरा मोती आ गए, इन्हें तो कल कोई लेकर गया था। हाँ, जब मैं सुबह सोकर उठा तो देखा ये लोग यहीं पर थे। अरे दोस्तों, तुमने देखा हीरा मोती आ गए? क्या हीरा मोती आ गए? हाँ हाँ, हीरा मोती आ गए। हीरा मोती आ गए, हीरा मोती आ गए, हीरा मोती आ गए। ऐसे बैल तो किसी के ना होंगे। इतनी दूर से अकेले ही आ गए। बैल नहीं है ये तो पिछले जन्म के आदमी हैं। कैसे नमक हराम बैल है ये? एक दिन भी काम ना किया और भाग खड़े हुए। नमक हराम क्यों है? अगर ठीक से चारा दाना दिया होता तो क्यों भागते? तुम्हें तो बस बैलों को खिलाना जानते हो और सभी तो पानी पिला के रखते हैं। अगर हरा चारा दिया होता तो ना भागते भगवान। भागे इसलिए कि तुम जैसे बुद्धों की तरह सहलाते नहीं है, खिलाते हैं, रगड़ कर जोतते भी है। और ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहां से इन्हें खली और चारा मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। अरे रामू, आया मालकिन। आज
आज से इन्हें सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं देना। खाना है खाए वरना मरे। ठीक है मालकिन। अरे रामू, इधर थोड़ा हरा चारा भी डाल दे। नहीं मालिक, मैं नहीं डालूंगा, वरना मालकिन मुझे डांटेंगी और आप भी साथ होंगे। नहीं मालिक, मैं नहीं डालूंगा, चाहे खाए चाहे मरे। चलो दोस्तों, हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दूसरे दिन झूली का साला फिर आया और दोनों बैलों को ले चला। राम राम भाई साहब। राम राम। ये मेरे घर से बैल भाग गए थे। अच्छा, तो तुम इसे वापस लेने आए हो? हाँ भाई साहब। ले जाओ, लेकिन अगली बार से तुम इनका ध्यान रखना। जी भाई साहब। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और कल की शरारत का मजा चखाया। और फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से बिना छूता था। उसकी एक टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहट सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नान की तरफ आंखें तक ना उठाई। अच्छा, तो तुमने भूसा नहीं खाया? चलो मैं तुम्हें खेत में जोतता हूँ। चल। जल्दी चलो, मेरे बैल भाग गए। अरे भाई जल्दी आओ, मेरे बैल भाग गए हैं। मोती भागना व्यर्थ है। तुम्हारी तो उसने जान ही ले ली थी, अब बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। अरे गया लाठी लेके आ रहा है, तो दिखा दूं मजा मैं भी। नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा, मैं उसे सच में पटक दूंगा। तुम भूल क्यों जाते हो मोती? उस दिन गया ने दोनों को ना मारा, आज उनके सामने फिर से वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। रात के वक्त जब सभी लोग भोजन कर रहे थे तो एक छोटी सी लड़की हाथ में 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। ये लो रोटी खा लो। उन एक-एक रोटियों से उन दोनों की भूख तो क्या ही शांत होती, परंतु दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया था। दोनों सोचने लगे कि यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी, इसलिए उसे उन दोनों बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। दोनों बैल दिन भर जोते जाते, डंडे खाते और अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही लड़की उन्हें 2 रोटियां देकर चली जाती। ये लो रोटी खा लो। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम से विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन दोनों अपनी मूक भाषा में बात कर रहे थे। क्या कहना चाहते हो हीरा? एक आध तो सींग पे उठा के फेंक दूं क्या? नहीं मोती, तुम जानते हो जो छोटी लड़की हमें रोटियां खिलाती है वह उसी घर के मालिक की बेटी है, वह अनाथ ना हो जाएगी। तो
तो उसकी माँ को क्यों ना फेंक दूं? उसकी माँ उसे मारती है। नहीं मोती, तुम भूल क्यों जाते हो? औरत जात पर सिंह चलाना हमारी जाति का धर्म नहीं है। ये लो रोटी खा लो। आज फिर तुम्हें मारा? मेरे घर वाले तो तुम्हें मार मार के मार ही देंगे। मैं एक काम करती, तुम्हारी पगें खोल देती हूँ। भाग जाओ, भाग जाओ। अरे ये तो भाग ही नहीं रहे। अरे दादा तुम्हारे बैल भाग गए। अरे चाची ही सोती रहोगी, तुम्हारे बैल भाग गए। अरे चाची सोती रहोगी, तुम्हारे बैल भाग गए। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते ही चले गए। यहाँ तक कि उन्हें अपने घर का मार्ग तक का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से वह आए थे उसका यहाँ पता न मिला। नए नए गांव मिलने लगे। तब एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। तब एक खेत की मटर खड़ी थी तो चढ़ने लगे। रह रहकर आहट लेते थे कि कोई आता तो नहीं। जब दोनों का पेट भर गया तब दोनों ने आजादी का अनुभव किया। तो एक दूसरे पहले उन्होंने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर देखा कि मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हो चाहते तो किनारे ही हट गया। अरे यह क्या? कोई सांड डोलता चला आ रहा है। हाँ सांड ही है। दोनों मित्र बंगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ होना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। दोनों की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। पूरे फंसे, जान बचेगी। जल्दी कोई उपाय सोचो हीरा। अपने घमंड में भूला हुआ है, आरज़ू विनती ना सुनेगा। भाग क्यों ना चले? भागना कायरता है। तो फिर यही मरो। बंदे तो 9 तो 11 होते हैं और जो दौड़ाए। तो फिर जल्दी उपाय सोचो कोई। उपाय यही है, दोनों एक साथ हमला करते हैं। मैं आगे से रगेड़ता हूँ, तुम पीछे से। दोनों मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। भाई तुम्हारे बैल तो ठीक है, बताओ कितने में बेचोगे? 10 में। 10 नहीं, 10 बहुत ज्यादा है। मैं तो इन्हें 6 में खरीदूंगा। नहीं, 6 तो बहुत कम है। 6 नहीं, 6 ही दो। नहीं, 6 तो बहुत कम है। फिर रखो अपने बैल अपने पास। अरे रुको रुको, 6 में ले जाओ। ठीक है। लाल आंखों वाले आदमी ने दोनों बैलों को कांजी हाउस में बंद कर दिया। दोनों मित्रों
के जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। समझ ही में ना आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े और कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता दिखाई ना दिया। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मेरे तो प्राण निकलते नजर आ रहे हैं। अब तो नहीं सह जाता मोती, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। चलो दीवार तोड़ डालें। मुझमें तो अब बिल्कुल जान नहीं बची। बस इसी बूते पर करते थे, सारी अगड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नोकीले से दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार में चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लाठी लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आया। तो वीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मरिया आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बूते पर जोर तो लगा ही दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का और बंधन में पड़ गए? जोर तो लगाता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा। जरा देखो इन्हें, इनकी देह में अब जान नहीं रही है। 2-4 दिन यूं ही रहा तो सब मारे जाएंगे। हाँ ये बात तो ठीक है, अब मैं भी जोर लगाऊंगा। मोती ने भी उसी जगह सिंह मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसकी हिम्मत बढ़ी। उसने अपने नोकीले सिंह दीवार में गड़ाकर इस तरह जोर मारने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कुछ 2 घंटे की आजमाई के बाद ऊपर से दीवार एक हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि सभी अधमरे से पड़े जानवर चेत उठे। दोनों घोड़े सरपट भाग निकले, फिर भैंसें निकली, फिर बकरियां, फिर आखिर में गधे भी खिसक गए। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार फिर आया। अरे बाकी जानवर कहाँ गए? तो बैलों के सिवा वहां और कोई जानवर ना था। फिर उसने मोती के भी खूब डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मर एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे तक का तर्क न डाला। हाँ बस एक बार पानी दिखा दिया जाता था, वही उनके जीने का आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थी। एक बार बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। शाम तक वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों बैलों को बाहर निकाला गया और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मनफीका करके चले जाते। ऐसे मरे हुए बैलों का कौन ही खरीदार होता। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों बैलों में उंगली गोदकर मूशी जी की बातें करने लगा। दोनों बैल सोचने लगे कि वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है। इस विषय में दोनों को कोई संकेत ना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीख नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हाँ भाई, कितने में बेचोगे इन बैल को? मैं इन बैल को 10 में बेचूंगा। इन बैलों के 10? ये तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं। इनकी हालत तो देखो। तो तुम बताओ तुम्हें कितने में चाहिए? मैं तो
5 में चाहिए मुझे। नहीं 5 तो बहुत कम है। ना जी ना, 5 में देना है, दे दो। चलो ऐसा करते हैं, तुम इन्हें साथ में ले जाओ। साथ में? ठीक है जी। दोनों बैल दड़ियल के साथ चले गए। बेचारों की बोटी बोटी कांप रही थी, उनसे उठा तक ना जा रहा था, परंतु भय के मारे गिरते पड़ते दौड़े ही जाते थे, क्योंकि वह जरा सी भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा लेता था। सहसा उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि यह तो परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें घर लेकर गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। दोनों बछड़ों की भांति गुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। दोनों बैलों को देखते ही उठा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। अरे हीरा, मोती, तुम दोनों आ गए। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। दोनों एक झूरी का हाथ चाट रहा था और दूसरा उसकी पत्नी का। तभी दड़ियल आया और दोनों की रस्सियां पकड़ने लगा। अरे भाई, इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? अरे मेरे बैल है, मैं इनको खरीद के लाऊं। अरे जब मैंने बेचे ही नहीं तो तुमने कहाँ से खरीद लिया इन्हें? सबूत क्या है तुम्हारे पास? ये तुम्हारे बैल है। सबूत ये है कि देखो कैसे मेरे हाथ चाट रहे हैं और मेरे द्वार पर खड़े हैं। अच्छा जी, मैं तो इनको लेके जाऊंगा। जाओ। अरे तो ये थी कहानी दो बैलों की कथा। धन्यवाद। जो बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, देखिए उनको और उनके पेरेंट्स के लिए तो बड़े एक यादगार पल थे। सिलेबस से रिलेटेड जो भी इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो उसमें बच्चों ने बहुत कुछ सीखा ही है। इस कार्यक्रम में भाग लेने और एक सफल प्रस्तुतिकरण करने के लिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देश भर में काफ़ी लंबे समय से थिएटर इन एजुकेशन के प्रयास जारी हैं, परंतु आज तक हम किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए हैं कि स्कूली स्तर के ऊपर रंगमंच कला के तौर के ऊपर हम किसी थिएटर एक्सपर्ट की नियुक्ति की जा सके, ताकि भारतीय कला एवं सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन किया जा सके। यह शिक्षा के साथ साथ बच्चों के विद्यार्थी जीवन में ही सम्मिलित हो जाना चाहिए।